So, hello everyone. Welcome to We Know Wednesday event organized by Invasi Cyber Forensic. Invasi Cyber Forensic is a company जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में साइबर सिक्योरिटी वीएपीटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड अबाउट वी नो वेनसडे इवेंट तो ये वी नो वेनसडे इवेंट इज जस्ट नॉट एन इवेंट इट्स अ रिसर्च वर्क जो हमारी टीम कंटिन्यूअस करती है और हम हमारी यूट्यूब चैनल पे हर वीक एक नई वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट करते हैं तो ऐसे ही आज हम एक नई वल्नरेबिलिटी लेकर आए हैं जिसका नाम है एक्जेड यूटिल्स एक्सप्लोइटेशन फॉलोड बाय सीवी 2024 3094। तो आज हम इसी वल्नरेबिलिटी पे डिस्कशन करेंगे, इसका एक्सप्लोइटेशन फ्लो वगैरह देखेंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा फॉर प्रेजेंटिंग द वल्नरेबिलिटी मिस्टर गितेश। आज का जो सीवी है वो एक एसएसएच सर्वर जो होता है उसके ऊपर बेस्ड एक वर्नरेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग है। तो आज हम लोग वो कवर करेंगे। तो मूविंग फॉरवर्ड जो हमारा कंटेंट है आज का, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हम आज के इवेंट में कवर करेंगे। स्टार्टिंग में बेसिकली हम पहले तो ये समझेंगे कि अपना सीवी एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद कुछ नए कंसेप्ट है जैसे एसएसएच सर्वर होगा, फिर बैच और फिर पिकअप फाइल एनालिसिस। कंटिन्यू मूविंग फर्दर हमारे आज के वल्नरेबिलिटी का फ्लो ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कैसे वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की ये हो सकती है, और फिर उसके स्टेप्स क्या, मेथोडोलॉजीज क्या है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये जो वल्नरेबिलिटी है कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइव वेबसाइट पर है, तो उसके कहीं ना कहीं बिजनेस इम्पैक्ट्स तो उस बिजनेस पे या ऑर्गेनाइजेशन पे होंगे, तो हम लोग वो समझेंगे कि बिजनेस इम्पैक्ट्स क्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखेंगे कि अगर ये वल्नरेबिलिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी वेबसाइट पे पाई जाती है तो इसको हम लोग एक्सप्लॉइट कैसे करें। तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद व्हाट इज सीवी 2024। जैसे मैंने मेरे पिछले सेशन में भी बताया था, सीवी ऐसी चीज है कि जो नई वल्नरेबिलिटी ढूंढी जाती है मार्केट में, तो उसको एक रजिस्टर्ड नंबर दिया जाता है, मतलब उसको एक आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है, उसको सीवी बोलते हैं। तो जैसे हमारे गाड़ी का नंबर प्लेट जैसे नंबर रजिस्टर्ड नंबर होता है, वैसे एक सीवी होता है, वो वल्नरेबिलिटी का रजिस्टर्ड नंबर होता है। तो जैसे आज का सीवी हमारा है सीवी 2024 3094। तो उसमें बेसिकली है क्या, ये सीवी बेस्ड है एक्सेड यूटिलिटी। तो एक्सेड यूटिलिटी है, एक्सेड यूटिलिटी ऐसी लाइब्रेरी है जो कि लिनक्स के जो प्रोसेस होते हैं उसमें काम करते हैं। तो एक्सेड यूटिलिटी उसको पहले कहा जाता था एल एलजेड एम ए यूटिलिटी, मतलब उसका प्रीवियस नाम था एलजेड एम ए यूटिलिटी, जो कि एल्गोरिथम जो जो कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन होता है लिनक्स के डेटा फाइल्स के रिगार्डिंग, उसमें वो काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे CV 2024 3094 is a vulnerability that affects XZ utils library formerly known as LZML। जैसे मैंने बोला कि पहले उसको LZML utils बोला जाता था। फिर आगे आप देख सकते हो कि what is XZ utils। तो XZ utils बेसिकली ओपन सोर्स टूलकिट है, कमांड लाइन बेस्ड टूलकिट है, जिसको आप लिनक्स के अंदर जो भी आपका डेटा होगा उसको कंप्रेस या डिकम्प्रेस करने में आप यूज कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपका जो डेटा है उसको आप कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर कर सको, इसके लिए उसका यूसेज है। मूविंग फर्दर, ये वल्नरेबिलिटी अकर कैसे, तो वल्नरेबिलिटी बेसिकली अकर होती है जैसे कॉमन है कि अगर आप कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उसके अगर वो सॉफ्टवेयर वल्नरेबल है तो उसके रिगार्डिंग आप उसके थ्रू ये वल्नरेबिलिटी आ सकती है आपके सिस्टम में, आपके वेबसाइट में। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया है, दो वर्जन बताए गए हैं, दैट इज 5.6.0 एंड 5.6.1। तो अगर एक्सेक्यूट लिस्ट का 5.6.0 या 5.6.01 6.1 में या इससे कम का कोई अगर आप वर्जन यूज कर रहे हैं तो व्हिच मींस कि आपका वेबसाइट बने तो अच्छा वाला उसकी अपने वाला एक्टिविटी करेगा। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें होता क्या है कि एक स्क्रिप्ट आती है, बेसिकली जो आपका हैकर होता है उसको स्क्रिप्ट को आपके वेबसाइट के सोर्स कोड के साथ इस तरीके से बाइंड करता है कि वो सोर्स कोड के अंदर जो सिक्योरिटी टेस्टिंग होता है सोर्स कोड का उसके साथ मर्ज हो जाता है। और जब वो इंस्पेक्ट करता है कि कोई मैलिशियस कंटेंट है कि नहीं सोर्स कोड में, तो वो उसके हिसाब से दिखती नहीं है, उसको आइडेंटिफाई नहीं होती, इसलिए वो बाईपास करके आगे निकल जाता है। और उससे होता है इवेंचुअली जब ये कोड आपके सोर्स कोड में जाकर रन होता है तो वो एक बैकडोर क्रिएट करता है उस हैकर के लिए। तो उस बैकडोर से इसमें हैकर कर क्या सकता है, तो अगर इसमें अगर सपोज एक बैकअप क्रिएट कर दिया तो उसमें आपसे वो आपको उसके अंदर आप कमांड्स रन करवा सकता है, आपके डेटा का एक्सेस ले सकता है,
डेटा कस्टमाइज कर सकता है या तो डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर इन केस आपके वेबसाइट पे आपका कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा हो किसी रिगार्डिंग, तो वो उसको भी टैम्पर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये आज के अपन ये दो मेन कंसेप्ट जैसा मैंने पहले बताया कि एसएसएच सर्वर और वायरशेल। तो ये दो चीजें हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो हम वल्नरेबिलिटी का प्रैक्टिकल करेंगे उसमें हम इन दो चीजों का यूज करेंगे। तो यूज करने से पहले हमें उसका बेसिक मालूम रहना चाहिए कि भाई काम कैसे करता है। तो एसएसएच सर्वर बेसिकली जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, बोर्ड में लिखा हुआ है एसएसएच सर्वर, तो उसमें एसएसएच स्टैंड्स फॉर सिक्योर शेल होस्टिंग। तो ये ऐसी चीज है कि आप आपके लैपटॉप से या आपके किसी भी नोड से एक रिमोट सर्वर होस्ट कर सकते हो बिटवीन फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट मशीन एंड सर्वर मशीन। तो उसमें होता है जो टनल क्रिएट होता है, कम्युनिकेशन टनल जो क्रिएट होता है क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच, इट्स अ सिक्योर एंड एन्क्रिप्टेड टनल। तो ड्यू टू व्हिच उसको कोई आप टैम्पर नहीं कर सकते। जो एक मोस्ट कॉमन अटैक है साइबर सिक्योरिटी में, दैट इज एमआईटीएम अटैक, वो नहीं हो सकता अगर आपका टनल प्रॉपर्ली एन्क्रिप्टेड और सिक्योर्ड है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बताया गया कि एंड एसएसएच सर्वर इज आल्सो रिफर्ड एज एसएसएच डेमॉन, एसएचडी इन ब्रैकेट्स, like short form SHD, is a program on a computer that allows secure remote login and command line access over a network. It essentially provides the secure tunnel between two devices. तो यहाँ पे जो वो कहना चाहते हैं two devices, these two devices are basically two machines. That is one is client machine and another is server machine. जैसे आप नीचे डायग्राम दिया गया है, आप वहाँ देख सकते हो कि एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में का कम्युनिकेशन बेसिकली स्टार्ट कैसे होता है। तो इनिशियल क्लाइंट्स मशीन जो है वो सर्वर से कांटेक्ट करता है कि भाई आई एम सो एंड सो क्लाइंट, आई वांट टू कनेक्ट विद यू। तो सर्वर उसके बाद उसको पब्लिक की भेजता है। पब्लिक की होती है बेसिकली जैसे हमारे क्रेडेंशियल होते हैं लॉगिन क्रेडेंशियल, वैसे ही इंक्रिप्शन के डोमेन में दो टाइप्स की होती है, पब्लिक की और प्राइवेट। पब्लिक की वो होती है जो सबके लिए सेम होती है, हालांकि प्राइवेट की वो होती है जो इंडिविजुअल अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जैसे अपने स्कूल में रोल नंबर्स होते हैं, तो रोल नंबर्स हर एक के अलग अलग होते हैं, हालांकि जो क्लास में आप सब बैठते हो वो क्लास सबके लिए एक ही होता है। तो उसमें आप वो सर्वर जो है वो पब्लिक की भेजेगा और जो क्लाइंट है उसके पास उसका प्राइवेट की होगा। जब ये दोनों की मैच होंगी या मर्ज होगी तभी उसके बाद जाके उन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। तो ये थर्ड स्टेप है बेसिकली, जहाँ उसने बोला कि नेगोशिएटिंग पैरामीटर्स। तो वहाँ पे वो सिक्योरिटी पैरामीटर्स की बात किया जाता है कि भाई दो की मैच हो गई तो इट्स नाउ सेफ टू कनेक्ट ईच अदर। उसके बाद जब आप कनेक्ट हो गए, सर्वर को मिल गया एक्नॉलेजमेंट कि भाई प्राइवेट की और पब्लिक की मैच हो रही, वी कैन कनेक्ट विद इट। उसके बाद वो कनेक्ट लॉग इन करेंगे होस्ट सिस्टम, जिसके कारण आप होस्ट सिस्टम से उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, मतलब सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। मूविंग फर्दर, अगर आप में से जितने भी अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड से हो तो आपको मालूम होगा वायरशेल होता क्या है। तो वायरशेल बेसिकली एक ओपन सोर्स टूल है जिसके थ्रू आप नेटवर्क में पैकेट्स एनालाइज कर सकते हो। और अगर एग्जांपल में बोलूं, जैसे आपने यहाँ कंपनी में इन्वेस्ट दो वाईफाई है, इन्वेस्ट मेन और इन्वेस्ट गेस्ट। तो सपोज अगर मुझे गेस्ट वाईफाई है जो कि हम लोग ने स्पेसिफिकली गेस्ट के लिए रिजर्व रखा है, अगर मुझे जानना है कि भाई उसके अंदर क्या पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है आईपी से जा रहा है, तो अगर मैं उस आईपी को वायरशार्क उस आईपी पे रन कर रहा हूँ तो मुझे बेसिकली पता चलेगा भाई कौन सा पैकेट इस आईपी से कौन सा आईपी पे जा रहा है, मतलब उसका सोर्स आईपी और उसका डेस्टिनेशन आईपी, बस इतना ही नहीं। हालांकि वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, जैसे आपने नेटवर्किंग में बहुत सारे प्रोटोकॉल या फिर एसएसएच हो गया एक्सेट्रा, तो वो सारे प्रोटोकॉल वो भी मुझे पता चले उसके रिगार्डिंग। और अगर सपोज आप डिक्रिप्ट कर पाओ पैकेट्स को तो आप ये भी जान सकते हैं कि पैकेट क्या है, मतलब पैकेट का साइज क्या, कितने बिट्स का है। तो यहाँ पे जैसे रेफरेंस के लिए देख सकते हो कि Wireshark is a free and open source network packet analyzer. It essentially it's essentially a tool that captures and inspects data traveling across a network, similar to how an electrician might use a voltmeter to examine electrical events. तो जैसे अगर देखा होगा घर पे अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो उसके पास इतना छोटा सा डिवाइस होता है जिसके बीच में एक टाइल होता है और दो वायर होते हैं ब्लैक और रेड कलर, जिससे वो मतलब लाइक वायर को टच करके पता चलता है कितना एम्पीमीटर एम्पीयर का कितना वोल्ट का वगैरह। तो सेम अपना वायरशेल में जो आपको बता सकते हैं कि भाई पैकेट कितने साइज का है या फिर उसका प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहा है, डिक्रिप्ट इंक्रिप्शन कौन सा यूज कर रहा है, मतलब डिक्रिप्ट किया है तो इसको डिक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं। और दूसरा जैसे दो पॉइंट्स तो कवर हो गए अपने पैकेट कैप्चरिंग और डेटा इंक्रिप्शन। तीसरा पॉइंट जो वो कहते हैं कि ट्रबल शूटिंग एनालिसिस। तो इसमें क्या किया जाता है, सपोज आपके नेटवर्क में कोई एरर आ गया, कोई कनेक्टिविटी इशू है या कोई दूसरी एरर है,
तो आप वायरशार्क के थ्रू उस आपके नेटवर्क को एनालाइज करके आप ये देख सकते हैं कि भाई कहाँ है, कौन से आईपी पर कहाँ किस प्रोटोकॉल में एरर आ रही है। तो अगर आपको पता चले भाई एरर ऐसी ऐसी, तो उस एरर को आप ट्रबल शूट करके उसको सॉल्व करके आप आपका नेटवर्क फ्लूएंट बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक अभी तक डाउट। मूविंग फर्दर, पीआर फाइनेंस। तो सबको थोड़ा क्यूरियोसिटी होगा कि भाई पीआर क्या होता है। आज तक हम लोग ने डॉट टेक्स्ट सुना था, डॉट ईएक्सी सुना था, या फिर डॉट एमपी4 जो होता है अपना ऑडियो वीडियो होता है। तो पीआर क्या होता है, जैसे हर एक जो मैंने अभी तक फाइल एक्सटेंशन बोले वो हर एक के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर वीडियोस का होगा वो एमपी4 होगा, इमेज का होगा या फिर पीएनजी होगा। तो वैसे पीआर फाइल एक ऐसा एक्सटेंशन है जो सिर्फ नेटवर्क की जो फाइल्स हम कैप्चर करते हैं, मतलब वायरशार्क को आप यूज करके जो आप नेटवर्क फाइल्स नेटवर्क का डेटा कैप्चर करोगे, उसको आप किस एक्सटेंशन में स्टोर करोगे। ऑब्वियसली आप टेक्स्ट में तो स्टोर नहीं कर पाओगे, या फिर कोई वीडियो फॉर्मेट में तो वीडियो भी उसमें तो स्टोर नहीं करोगे। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन है दैट इज पीकेल फाइल एनालिसिस, जो फिर नेटवर्क का फाइल होता है उसको बोलते हैं पीकेल फाइल एनालिसिस, सॉरी पीकेल बोलते हैं। उसका एनालिसिस करता है फॉरेंसिक्स, उसको पीकेल फाइल एनालिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो डायग्राम है। तो ये जो है वो बेसिकली पीकेल फाइल का स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें होता है पीकेल हेडर हो गया, फिर पैकेट PKD header 1. So basically PKD header 1 stands for packet 1 header. तो पैकेट्स मल्टीपल नेटवर्क में मल्टीपल पैकेट्स होते हैं जो गोइंग आउटगोइंग एंड इनकमिंग होते हैं। तो उसमें से पैकेट हेडर 1, फिर PKD डेटा 1। PKD डेटा 1 में होता है इंफॉर्मेशन, उसका आईपी का सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, फिर टीसीपी इंफॉर्मेशन लाइक प्रोटोकॉल टीसीपी यूज कर रहा है। फिर उसके अंदर का डेटा डेटा क्या है, जैसे मैंने बोला कि वायरलेस वायरशार्क का फंक्शन है कि वो डेटा एन्क्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट करता है। तो वो आपको डिक्रिप्ट करके देगा भाई क्या डेटा है। फिर सेम पैकेट हेडर 2, सो सेकंड पैकेट है जिसका हेडर या फिर पैकेट हेडर। तो बेसिकली इसमें होता है बहुत सारी चीजें, मैसेज 4 डीबी, तो बेसिकली साइज स्पेसिफाई करेगा 4 बाइट्स का, या फिर टाइम स्टैम्प 4 डीबी। तो टाइम स्टैम्प लाइक पैकेट कब जनरेट हुआ था, कब कैप्चर हुआ, और कौन से आईपी पे कब गया, वो वो सारी चीजें होगी। ये हो गया पूरा डेटा स्ट्रक्चर पीकेल फाइल का, कैसे होता है। एंड इट्स एन एग्जांपल कि भाई आप जब बारिश एनालाइज करते हो पीकेल फाइल कैसे होता है, जैसा आप सीरीज मतलब दिख रहे होंगे नंबर्स दिख रहे हैं, फिर उसके बाद टाइम, टाइम सब हम लोग ने यहाँ पे देखा उसका टाइम, फिर और सारी भी यहाँ पे एक्सरसाइज, उसके बाद उसका कंटेंट है, एक्चुअल अंदर कंटेंट क्या है उसका, जैसा क्या हुआ है। तो इसको हम लोग इन डेप्थ देखेंगे आगे प्रैक्टिकल में, जब हम लोग प्रॉपर एक फीचर फाइल एनालिसिस करेंगे। तो मूविंग फर्दर, अभी आते हैं हम लोग मेन कंटेंट पे, दैट इज वर्क फ्लो ऑफ द वन। 2 मिनट के लिए। तो वर्क फ्लो ऑफ द वन, तो आज हमारा वन 2024 जो कि एसएसएल एसएसएल में क्रिटिकल वन है, क्योंकि इसका सीवी स्कोर बहुत हाई है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे स्कोर क्या है, सीवी स्कोर क्या है इसका। तो इसमें जो वर्क है उसके चार स्टेप्स। फर्स्ट इज इनिशियल कंप्रोमाइज, सेकंड इज बैकडोर एक्टिवेशन थ्रू बिल्ड प्रोसेस, थर्ड इज इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल मशीन, और लास्ट इज टारगेटिंग ओपन एसएसएल। तो टोटल चार स्टेप्स है इसके। फर्स्ट इज इम्पैक्ट, इनिशियल कॉम्प्रोमाइज, फिर है बैकडोर एक्टिवेशन, फिर लाइक इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल मशीन, और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन ओपन एसएसएल। तो जैसे हम लोग शुरू करेंगे इनिशियल कॉम्प्रोमाइज। तो इनिशियल कॉम्प्रोमाइज कहाँ से शुरू होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपका सिस्टम का जो एक्सेड यूटिलिटी का वर्जन है वो 5.6.1 से नीचे का हुआ या इक्वल टू 5.6.1 भी हुआ, तो भी वो वल्नरेबल है इस अटैक को। तो ये अटैक बेसिकली है सप्लाई चेन टाइप ऑफ अटैक, इसको बोलते हैं सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज अटैक। तो वो है। उसके बाद सेकंड इज बैकडोर एक्टिवेशन थ्रू बिल्ड प्रोसेस, मतलब जैसे मैंने बताया कि पाइथन बेस्ड स्क्रिप्ट होता है जो आप बैकडोर कॉम्प्रोमाइज सिस्टम में इंजेक्ट करते हो, और वो आपके लिए बैकडोर क्रिएट करता है। तो वो हो गया यहाँ पे बैकडोर एक्टिवेशन एंड बिल्ड प्रोसेस। बिल्ड प्रोसेस इज बेसिकली वो लैंड करके अगर आपने लिनक्स में यूज किया होगा, वो करके रिपोजिटरी आती है, डायरेक्टरी आती है, उसको
बनता है उसको बोलते हैं बिल्ड प्रोसेस। आगे के जो दो स्टेप्स है दैट इज इम्पैक्ट और वल्नरेबल। ऑब्वियसली एक बार आपके अगर सिस्टम में बैकडोर क्रिएट हो गया तो वो वर्जन वल्नरेबल है, और बैकडोर क्रिएट करने के बाद मैंने पहले भी बताया कि आप हैकर क्या क्या कर सकते हैं। देन लास्ट इज टारगेटिंग ओपन एसएसएच। तो हम लोग ने सबसे पहले बोला कि एसएसएच आज के इसमें हम लोग कुछ नया करते हैं, तो रीजन इज कि एसएसएच का हम लोग को काम यहाँ पे आ रहा है कि टारगेटिंग अपन ओपन एसएसएच पे करते हैं, तो उसका नाम भले सिक्योर सेट होस्टिंग है बट कहीं ना कहीं वो वल्नरेबल है। तो उसके लिए हम लोग उसके ऊपर हम लोग ने फोकस किया कि एसएसएच एग्जैक्टली है क्या। तो अभी ज्यादा अपन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये सीरीज फोर वगैरह अभी हम लोग देख ही लेते हैं। तो बेसिकली अटैक कॉम्प्लेक्सिटी है जो वो लो है, क्योंकि आपको उसमें ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं करना है। आपको कोई क्या बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन नहीं करना, या कोई और मतलब पब शूट पे रिक्वेस्ट कैप्चर करो वो नहीं करना। डायरेक्ट आपको अगर वल्नरेबल है उसके अंदर आप सोर्स कोड लो, उसका सोर्स कोड को मैनिपुलेट करो, उसके साथ वो पाइथन फाइल बाइंड करो और एग्जीक्यूट कर दो। उसके बाद उसका अटैक वेक्टर बात करें हम लोग तो नेटवर्क का। ऑब्वियसली जो मैंने पहले बताया कि एसएसएल सर्वर काम ही नेटवर्क एनालिटिका करता है, सिक्योर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए काम करता है। तो इधर इसका अटैक वेक्टर नेटवर्क। यहाँ पे अटैक वेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, मतलब अटैक वेक्टर्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर कि आप अटैक कहाँ पे कर रहे हो। मतलब सपोज मैं कोई एक्सेस की वल्नरेबिलिटी कर रहा हूँ, तो एक्सेस के अटैक वेक्टर्स क्या होंगे, कोई इनपुट पैरामीटर या फिर कोई सर्च बार वगैरह, तो वो उसका अटैक वेक्टर हुआ कि सर्च बार है। और सपोज मैं यूआरएल में कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर रहा हूँ, तो फिर वो अटैक वेक्टर वहां पे होता है यूआरएल। यहाँ पे जैसे हम लोग एसएसएस पे काम कर रहे हैं जो कि नेटवर्किंग के लिए रिलेटेड है, यहाँ पे इसमें उसका अटैक वेक्टर होता है नेटवर्क। तो फिर टाइप ऑफ अटैक दैट इज सप्लाई चेन अटैक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सप्लाई चेन बेस्ड अटैक है। इसके अंदर मतलब जो एक प्रोसेस रन हो रहा है, सब पूरा एक चेन फॉर्म हो रहा है, उसके बीच में आप जाके अटैक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस चेन को भी आप हार्म कर रहे हो। दैट इज व्हाई इट्स सप्लाई चेन बेस्ड अटैक। फिर उसका सीबीएसएस जो स्कोर है वो 10 है, जैसे मैंने पहले भी बोला उसका सीबीएसएस स्कोर बहुत हाई है, जो कि 10 लास्ट ऑफ द स्केल, क्योंकि सीबीएसएस स्कोर बेसिकली 0 to 10 की रेंज में कैलकुलेट होता है, तो 10 इज हाईएस्ट। और आज तक के हमने जितने वीनो वैनेस ऑर्गेनाइज किए उतने में हम लोग ने मैक्स स्कोर जो था वो 7.3 था। तो इट्स आल्सो एन record breaking CVSS score that we are presenting today. देन रिक्वायर्ड प्रिविलेजेस, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको कोई दूसरा अटैक्स करना है तो आपको कुछ प्रिविलेजेस रखते हैं, लाइक एडमिन प्रिविलेजेस रखते हैं कभी कभी, या कोई यूजर अलग रोल के प्रिविलेजेस रखते हैं। बट यहाँ पे वैसे आपको किसी प्रिविलेज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सोर्स कोड लेना, उसके साथ थोड़ा बहुत टाइपरिंग करना, एग्जीक्यूट कर देना। और लास्ट दैट इज अफेक्टेड वर्जन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला दो अफेक्टेड वर्जन है उसके, 5.6.0 एंड 5.6.1। तो अगर इन वर्जन पे आप काम कर रहे हैं, कम क्रेडिट के वर्जन पे काम कर रहे हैं, तो प्लीज बी केयरफुल, यू आर वल्नरेबल टू दिस। तो अब ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो बेसिकली आप प्रॉपर एक लाइव वेबसाइट पे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बट हम लोग ने सेम उसका एक टेम्पलेट क्रिएट किया कि भाई ये अटैक किस तरीके से होता है, तो हम लोग उसके ऊपर प्रैक्टिकल 5.6.0 and 5.6.1। आपने हेडिंग देखा होगा, तो उसमें हेडिंग लिखा था कि क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी और एसएसएच लिनक्स बेस्ड वल्नरेबिलिटी है, इसीलिए हमें लिनक्स की जरूरत पड़ेगी। गिटहब पे हम लोग जब ये सॉरी लिनक्स में हम लोग जब ये वल्नरेबिलिटी रिपीटेड कर रहे हैं, उसके लिए हमें गिटहब की रिपोजिटरी है, वहां से हमें कोड कॉपी करना होगा, मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ।
ये रिपोजिटरी है, दैट इज एवरेज स्लैश एक्स रिपोर्ट। यहाँ से हम लोग ये जो कोड है रिपोजिटरी का वो कॉपी करेंगे और उसको लोड करेंगे। तो जो कि जैसे पहले बोला सेम प्रोसेस में परफॉर्म है भाई, तो उसका जो कोड है तो वो ऑलरेडी मेरे गिटहब रिपॉज लिनक्स के साथ क्लोन्ड है। मैं वो प्रोसेस रिपीट करूंगा और एक्सप्लेनेशन एक ऐसा कमांड होगा जो कि आप रिपॉजिटरी को क्लोन करें। Once the repository has been cloned, it will take some time, more than 3 to 5 seconds. Because it all depends on the network. So once the repository has been cloned, हम जाएंगे CD, चलता है LS। तो आप जैसे देख सकते हो LS लिस्ट डायरेक्टरीज करने के बाद अभी लिनक्स में जितने भी डायरेक्टरीज है वो लिस्ट हो चुके हैं। जैसे एक्सएमपॉट जो हम लोग ने क्लोन किया था वो है, तो हम लोग उसको ओपन करेंगे LS। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा पिक्चर फाइल रन किया था तब। तो आप देख सकते हो कि एक्सेल फॉर्म के अंदर भी सारी डायरेक्टरीज है, उसमें से हम अभी यूज करते हैं एसेट्स फाइल का और क्या एसेट्स एलएस। जैसे आप इसमें भी देख सकते हो कि हमारे पास उसके अंदर चार टोटल चार और डायरेक्टरी फाइल्स है, दैट इज libresma.show.5.6.0। तो और उसका दूसरा सेम फाइल है जो कि पैच्ड वर्जन है उसका, जिसके अंदर उसकी जो इंक्रिप्शन है वो अलग होती है। और उसके बाद जो दूसरी वो दूसरा वर्जन है दैट इज लिब्मा शो डॉट 5.6.1 और सेम उसका पैच्ड वर्जन है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो डायरेक्टरीज पे आ गए। अब हमें ये देखना है कि इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी ओपन एसएसएल सर्वर की। तो जैसे मेरे यहाँ पे ऑलरेडी एसएसएल सर्वर जो है सेटअप है, बट इसके लिए कमांड है। अगर आपके सिस्टम में ओपन एसएसएल सर्वर डाउनलोडेड नहीं है तो आप ये कमांड से उसको डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज sudo apt -get install openSSH -server। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे इसमें ऑलरेडी सेटअप है, उसके लिए अपन करेंगे ये कि अभी हम लोग देखेंगे पहले तो कि कहाँ पे हमारा जो ये लाइब्रेरीज है वो है कहाँ एग्जैक्टली। तो उसके लिए अपन सर्वर पे देखेंगे कि सर्वर में वो लाइब्रेरीज कहाँ पे है। उसके लिए अपन करेंगे बीच एसएसएचडी। बेसिकली बीच इसमें स्टैंड करता है कि वो आपको बता देगा कि आपके जो आप ढूंढना चाहते हो कि आपके सर्वर में कितनी लाइब्रेरीज है, उसके लिए यूज होता है विच एसएसएचडी। जैसे आप देख सकते हो अपना लोकेशन आ गया कि भाई स्लैश यूजर स्लैश एसबिन स्लैश एसएसएचडी पे तेरा लाइब्रेरीज है, वहां से तू तेरे को जो लाइब्रेरी चाहिए वहां से तो उठा ले। तो हम लोग ये पाथ अभी कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने एक और नया कमांड यूज किया दैट इज एलडीडी स्लैश यूजर स्लैश स्लैश एसएसडी, जो कि बेसिकली हमें उस लोकेशन तक लेके जाएगा प्रॉपरली। जैसे हम लोग ने पहले विच यूज किया उसने हमें सिर्फ लोकेशन दिया कि भाई ये इस पाथ पे जाओ तो तेरे को वो तेरी लाइब्रेरीज मिलेगी। तो अभी एलडीडी जो है वो हमें उस पाथ प्रॉपर उस सेक्शन तक लेके जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो इतनी सारी डायरेक्टरीज है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी 20 to 25 लाइब्रेरीज है सर्वर पे। उसमें से आपने जो यूज करनी है जो लाइब्रेरी है वो है lib lzma.so .so.5, जिसका फाइल पाथ है lib slash x86 underscore 64 hyphen linux hyphen gnu slash libzma dot so dot 5। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसका जो फाइल पाथ है वो कॉपी करेंगे।
फाइल पाथ कॉपी करने के बाद हम लोग जाएंगे फाइल में, जो कि बेसिकली एक कमांड जो है ये बताएगा कि भाई इस लोकेशन पे और कितनी कितनी फाइल्स हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पता है कि लिब जो फाइल पाथ था हमारा इज सिंबॉलिक लिंक टू libma.so.5.4। तो उसका अपग्रेडेड जो वर्जन है उसके यहाँ पे वो बताया कि भाई इस लिंक से आप इसके थ्रू यहाँ तक पहुंच सकते हो। अभी हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इस फाइल को कॉपी करेंगे। फॉर दैट वी विल बी यूजिंग कमांड दैट इज cd। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे दूसरी वाली फाइल जो कि है 5.6.1, जो लिब्मा की 5.6.1 की फाइल यूज करेंगे। उसके बाद जो अपना रेगुलर फाइल पाथ था वो लिब्मा x64 वगैरह और लिब्मा 5.4.1। ये होने के बाद बेसिकली ये स्टेट कमांड जो है वो ये स्टेट करता है कि भाई तेरा जो फाइल है फाइल पाथ वो कॉपी फाइल पाथ के साथ कॉपी हो चुका है। sudo cp और अपना फाइल पाथ और अपना फाइल कॉपी हो चुका है। तो इसके आगे अभी हम चालू करेंगे एसएसएल सर्वर। तो मैंने एसएसएल सर्वर को डाउनलोड और सेटअप करने का पहले आपको कमांड बता दिया था। मैंने आपको पहले ही एसएसएल सर्वर चालू करने का कमांड बता दिया था, तो हम लोग वही करेंगे। sudo service एसएसएल स्टार्ट। तो आपका एसएसएल सर्वर स्टार्ट हो चुका है अभी। तो अगर आपको चेक करना है कि भाई सच्ची में एसएसएल सर्वर स्टार्ट हुआ है या फिर इसने जस्ट एक पॉपअप दिया है, तो उसके लिए आप सेम कमांड यूज कर सकते हो, दैट इज sudo service status, जो कि आपको बताएगा कि भाई आपका एसएसएल सर्वर चालू हुआ है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हो ssh.service open bsd secure shell server loaded। लोडेड के आगे बता रहा है यस इट इज लोडेड और एक्टिव इट्स लाइक एक्टिव रनिंग। तो आपका देख सकते हो अभी का टाइम है दैट इज वेडनेसडे 2024 5th ऑफ मई 5th मई 5th मंथ दैट 8 डेट और टाइम। उसके बाद अपना सर्वर तो रन चालू हो गया। अभी अपन करेंगे सीडी वापस हम मेन डायरेक्टरीज पे जाएंगे। उसके बाद एसएस। अगर आपको याद होगा जब मैं आपको थ्योरीज थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था तो वो टाइम पे मैंने बिल्ड प्रोसेस के बारे में बात करी और उसमें मैंने गो डायरेक्टरी के रिगार्डिंग बोला था। तो जो मैंने गो डायरेक्टरी बोला था तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि तीन जो डायरेक्ट फाइल्स है दे आर गो बेस्ड। गो लाइन जो होता है उसके लिए अगर आपको गो बेस्ड कोई काम करना है तो ये चीज बता दो कि आपको गो लैंग्वेज जो है वो आपके लिनक्स के साथ ट्यून होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो गो डॉट मोड गो डॉट सम मेन डॉट गो बहुत सारी ऐसी गो गो बेस्ड डायरेक्टरी। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, कमांड रन करेंगे गो बिल्ड। उससे होता क्या है कि गो को जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर या एनवायरनमेंट चाहिए रन होने के लिए वो रन होगा इंटर। और गो के रिगार्डिंग जो भी आपको एनवायरनमेंट चाहिए था वो सेटअप हो चुका है। ये कमांड है बेसिकली। तो epd इंस्टॉल golang hyphen go इस कमांड को अगर आप रन करते हो तो आपके golang के जितने भी जो फाइल वगैरह होगी वो डाउनलोड इंस्टॉल अगर कहते हैं तो golang आपका डाउनलोड हो जाएगा। अपना गो बिल्ड हो गया। उसके बाद इसमें आप देख सकते हो सेम एक्सेल बॉट जो हमने डायरेक्टली वो एग्जिस्ट कर रही है तो हम लोग अभी उसको यूज करेंगे। डॉट स्लैश एक्सेल बॉट एक्सेल बॉट। तो यहाँ पे लिखिएगा और डॉट स्लैश पे लिखो
जैसे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे हम लोग ने एक कमांड रन किया हुआ डॉट स्लैश एक्जेड बॉट हाइफन एच, जो कि डॉट स्लैश एक्जेड बॉट एच इज बेसिकली जो ऊपर हम लोग ने डायरेक्टरी देखी थी वो है। उसके बाद हम लोग ने जो कमांड रन किया उसका डॉट स्लैश जेड बॉट हाइफन एच ईयर स्पेसिफिकली स्टैंड्स फॉर हेल्प, जो बेसिकली आपको बता सकता है कि उस टूल में या उस स्पेसिफिक डायरेक्टरी में आप कितने कमांड्स रन कर सकते हो। So starting with hyphen a double dr. So hyphen a double dr specifically stands for एड्रेस। बेसिकली आपका यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है जो कि एक लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है, दैट इज़ 127.0.0.1 हाइफन 2222, जो कि पोर्ट नंबर है। तो मूविंग फर्दर जो कि अपना सेकंड का कमांड है दैट इज़ हाइफन सी एम डी। हाइफन सी एम डी इज़ बेसिकली फॉर अगर आपको कोई कमांड रन करवाना है उस स्पेसिफिक टूल के थ्रू, तो आप हाइफन सी एम डी यूज़ कर सकते हो। और हाइफन सी डी इस फॉर एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग होती है, मतलब जिसके थ्रू आप कोई भी कमांड इंजेक्ट करवा सकते हो, या फिर कोई स्पेसिफिक की एल्गोरिथमिक की के लिए, तो वो स्ट्रिंग हाइफन सी डी यूज़ होता है। मूविंग फर्दर हाइफन एक्स स्लैश एक्जेड बॉट हाइफन ए डबल डी आर। हम लोग ने यहाँ पे ए डबल डी आर इसलिए लिया कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आईपी एड्रेस, सॉरी, स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए हम हाइफन एड्रेस यूज़ करते हैं। और 127.0.1 जो आईपी लिया है, इट बेसिकली अपने लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है वो, जो अपने जहाँ पे अपना एसएसएच सर्वर होस्टेड है। और स्लैश दैट इज कॉलन 22 इज़ फॉर पोर्ट नंबर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अभी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि वी हैव कनेक्टेड टू द एसएसएच सर्वर सक्सेसफुली। नाउ इट्स टाइम कि हम कोई एक टेस्ट करें उसको, कि उसमें कोई हम लोग फाइल एक ऐड करना टेस्ट करेंगे। दैट इज़ फॉर दैट वी विल बी यूजिंग कमांड हाइफन सी एम डी कोलन टच स्पेस स्लैश टेम्प स्लैश पॉन्ड स्लैश 01। तो यहाँ पे पॉन्ड 01 करने का रीज़न ये क्लियर करता हूँ मैं, ताकि आपको एक क्लियर व्यू मिले। हाँ, सेम कमांड वापस, दैट इज टच। यहाँ पे टच स्पेसिफाई करता है एक ब्लैंक फाइल को, एंड स्लैश टेम्प इज फॉर टेम्परेरी फोल्डर, मतलब सर्वर का जो टेम्परेरी फोल्डर होगा वहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। उस फाइल का नाम होगा पॉन्ड 01। और हम एंटर प्रेस करेंगे उसके लिए, एंड हम लोग ने सक्सेसफुली फाइल उधर डाल दी है। तो इट्स लाइक let's check it out using where we will be using a command that is ls slash temp। यहाँ पे ls slash temp इसीलिए क्योंकि लिस्ट वो लिस्ट आउट करेगा कि जो टेम्परेरी फोल्डर है सर्वर का उसके अंदर कितने फाइल्स प्रेजेंट है। सो आप देख सकते हो जैसे कि ड्यू टू सम टेक्निकल एरर जो हमने फाइल ऐड करवाई थी वो इसमें ऐड नहीं हुई है। सो नथिंग टू वरी गाइस। अब मैं जब ये इस प्रैक्टिकल का टेस्ट कर रहा था तभी मैंने उसकी पीओसी लेके रखी थी। तो हम लोग आगे का जो लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल है वो इसके बाद हम लोग लाइक जो हम लोग ने फाइल पीओसी के थ्रू जो देखेंगे। स्टार्टिंग में फाइल चूज किया था 5.6.1 का, उसके अंदर कुछ इशू है कि लाइक सेकेंड। टैक्स फाइल है उसमें, तो डोंट वरी। इसका मैंने सेम जब मैंने रिहर्सल कर रहा था, ट्राई कर रहा था, वो टाइम पे मैंने पीओसी लेके रखी थी। हम लोग अभी वो देखेंगे, नथिंग टू वरी। तो हम लोग ने यहाँ तक देखा था कि ये एक्सबॉट है और गॉड जो गो के है वो अवेलेबल है। उसके बाद एक्सबॉट वाला देखा हम लोग ने, हाइफन एच करके हम लोग ने मल्टीपल कमांड उसके लिए। उसके बाद
अपन ने ये जो था फॉन्ट वाला, हम लोग ने फॉन्ट का फाइल देखा, कमांड डाला, बट आपने ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स वो रन नहीं हुआ फॉन्ट नहीं हुआ। बट आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने जब चेक किया था वो यहाँ पे आ गया था फॉन्ट करके। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि हम लोग ने कमांड इंजेक्शन के थ्रू उसके सर्वर के डेटाबेस में टेम्परेरी फोल्डर्स में हम लोग ने फाइल इंप्लीमेंट करी। तो यहाँ पे हम लोग ने जैसे मैंने बोला कि टच फंक्शन यूज किया जो कि ब्लैंक फाइल क्रिएट करता है, बट उस ब्लैंक फाइल के बदले कोई भी मैलिशियस फाइल हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि पाइथन फाइल आप डालते हो डेटा सर्वर के अंदर और जो इवेंचुअली एक बैकडोर क्रिएट करता है लीडिंग टू वीकनेस ऑफ एसएसएच ऑथेंटिकेशन। फिर उसके बाद आगे आप देख सकते हो टेम्परेरी फॉन्ट में हम लोग ने वापस वेरीफाई किया कि नहीं टेम्परेरी आरएम टेम्परेरी फॉन्ट। सो आरएम यहाँ पे बेसिकली स्टैंड करता है डिलीशन। तो जैसे डिलीट का बात होता है आरएम स्टैंड फॉर डिलीशन ऑफ स्टोरेज ऑफ फाइल का। तो हम लोग ने आरएम तो ये हम लोग ये करना है कि भाई डिलीट कर टेम्परेरी फोल्डर में जो फॉन्ट नाम का एक फाइल है उसको। तो आप देख सकते हो जब हम लोग ने ls/temp वापस रन किया तो आपको कहीं पे भी temp फॉन्ट वाला फाइल नहीं दिख रहा। मूविंग फर्दर अभी हमने देख लिया कि हम लोग ने सर्वर से कनेक्ट कैसे किया, फिर फाइल सर्वर से कनेक्शन हो गया, उसके बाद फाइल जनरेट किया, फाइल को फाइल डाला, फाइल दिख रहा है, हम लोग ने फाइल को डिलीट किया। नाउ इट्स टाइम टू टेक द टीसीपी डाउन। तो हम लोग ने दूसरा हमारा नया पॉइंट था दैट वाज ऑफ वायरशार्क। तो अभी हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं जो कि क्या फाइल एनालिसिस का पार्ट था। तो वायरशार्क के लिए अगर देखे जाए तो उसके टूल्स जो आते हैं प्रॉपर टूल आते हैं जो कि जीवा बेस्ड होता है। और अगर हम लोग लिनक्स का बात करें तो उसको आप कमांड लाइन के थ्रू भी चालू कर सकते हो। उसके लिए अगर स्टार्टिंग हम लोग देखें तो उसको अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा टीसीपी डंप से। तो टीसीपी डंप बेसिकली आपको भी नेटवर्क के ऊपर पैकेट्स चलता है तो आपको डंप ला देता है। तो यहाँ पे कमांड देख सकते हो sudo टीसीपी डंप -ilo-w xz-backward.tl। तो यहाँ पे sudo और टीसीपी डंप का आपको पता चलेगा टीसीपी डंप sudo is for giving all the privileges and I is like specifying कि भाई and LO stands for local host। हमारा server जो local hosted है और -w is for file file से अगर आपने देखा होगा फाइल तो पहले का जो फाइल क्रिएट किया था टेस्टिंग ऐप पे उसका तो exec._backward.tl ये फाइल था और ये tcat जो था इट्स एन एक्सटेंशन। तो बेसिकली आप स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड पॉपअप आएगा टीसीपी का लिस्टिंग टू लोकल होस्ट लिंक टाइप 01 10 MB इथर स्नैपशॉट लेंस 26 262 100। मतलब उसकी लेंस कितना लगेगा इतने बाइट्स का जो भी डेटा होगा वो उसका भी डबल होगा। उसके बाद हम लोग ने इसमें दो प्रोसेस है बेसिकली, एक तो आप रन करवा लो टीसीपी का और उसके बाद हम लोग जाएंगे वापस अपने इस पे सेम चीज करेंगे कि हम लोग वो फाइल जो है वापस क्रिएट करेंगे। हम लोग ने जो डिलीट कर दी फॉन्ट जीरो हम उसको वापस क्रिएट करेंगे फॉन्ट जीरो के नाम से। वंस इट इज क्रिएटेड अपने को अपन वापस एलएस किया उसका एलएस करके हम लोग कंटिन्यू भाई फाइल क्रिएटेड। उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे वी विल स्टॉप द टीसीपी डंप प्रोसेस कंट्रोल सी करके अपन उसको स्टॉप कर देंगे। और उसमें आप देख सकते हो कि 44 पैकेट्स रिसीव कर 44 पैकेट्स जो है वो कैप्चर कर। एक बार वो कैप्चर हो गए फिर आता है हमारा दूसरा कमांड जो कि वायरशार्क टूल को रन करता है। दैट इज वायरशार्क अपना फाइल का नाम बेसिकली वायरशार्क और फाइल का नेम। तो उस कमांड को रन करने के बाद दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट फीचर फाइल इज। तो हम लोग exec background आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं exec._background.tl। तो ये उसका है कि हेल्प यहाँ पे देख सकते हो कि अपना फाइल दिख रहा है उसमें आप नीचे देख सकते हो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो उसका सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन यहाँ पे बेसिकली सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी की अपन जो एसएसएल सर्वर उसमें लोकल होस्टेड था इसलिए उसका आईपी सेम है। फिर उसका प्रोटोकॉल यहाँ पे देख सकते हो एसएसएच वर्जन 2 का प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं और मल्टीपल प्रोटोकॉल जैसे एसटीसीपी का भी है यहाँ पे। और उसके जो इन्फो में आप देख सकते हो वहाँ पे जो है एक्सपेक्ट डॉट डेस्टिनेशन एक्सचेंज रिप्लाई न्यू कीज encrypted
प्लेन टेक्स्ट। और प्लेन टेक्स्ट में क्लियर को मेंशन करेगा भाई इट्स लाइक वो प्लेन टेक्स्ट में एक्सचेंज हो रहा है इट्स लाइक लेंथ इज 276 यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। मतलब बेसिकली अगर आपको मालूम नहीं हो तो डेसिमल एक एल्गोरिदम है जो कि एन्क्रिप्शन में यूज होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि वो क्लियरली मेंशन करता है कि भाई ये एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम यूज हो रहा है। तो अगर आप उस पैकेट को लेके ये जो उसका एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट है उसको आप डिक्रिप्ट कर दो देन यू कैन गेट अ क्लियर प्लेन टेक्स्ट। दैट्स इट गाइस। आज का हमारा प्रैक्टिकल जो था वो इतना ही था। सॉरी फॉर द 8 मिनट्स कि आपको पूरा प्रैक्टिकल आप लाइव नहीं देख पाए। उसके बाद अब आते हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे जो कि है बिजनेस इम्पैक्ट वल्नरेबिलिटीज। बिजनेस इम्पैक्ट वल्नरेबिलिटीज तो बिजनेस इम्पैक्ट के बेसिकली 5 पॉइंट है दैट इज सिक्योरिटी ब्रीचेस, कंप्लायंस फेलियर्स, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज कॉस्ट और डैमेज। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी आपके आपके सर्वर में बैकअप क्रिएट करके कोई भी मैलिशियस फाइल या कमांड इंजेक्शन करता है तो वो आपके कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हुई और आपका डेटा लॉस भी उसके थ्रू हो सकता है। सेकंड इज कंप्लायंस फेलियर। ऑब्वियसली कंप्लायंस विद द साइबर सिक्योरिटी डोमेन कुछ कंप्लायंस है जैसे जीडीपीआर या फिर आईएसओ 27000 वो ये चेकलिस्ट में उन्होंने मेंशन करते हैं कि भाई आप जो टूल्स या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो जेन्युइन होने चाहिए और अप टू डेट होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो आपके कंप्लायंस वहाँ पे फेल हो रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ ब्रेक हो रहे हैं। हालांकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि अगर आप कंप्लायंस और रूल्स पे ब्रेक करते हो तो आपकी फाइन्स आपको भरनी पड़ सकती है या तो आपका लाइसेंस वगैरह के ऊपर इश्यूज हो सकता है। देन थर्ड इज लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ये स्टेट करता है कि भाई अगर आप के अंदर तक कोई सपोज हैकर आपके अंदर तक गया मेन डेटाबेस तक या तो कॉन्फिडेंशियल डेटा तक बेसिकली। तो अगर वो वहां से कोई डेटा स्टील करता है और उसको बाहर पे डार्क वेब पे पब्लिश कर देता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपकी जो भी प्लान या फिर टैक्टिक्स वो सब लॉस होगा। फिर फोर्थ वन इज इंक्रीज कॉस्ट। तो इंक्रीज कॉस्ट यहाँ पे इसमें रहता है कि आपके फॉरेंसिक में आप जब इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा तो फॉरेंसिक उतने पैसे जाएंगे सिस्टम आपके कॉम्प्रोमाइज को रिकवर करने में आपको उतने पैसे लगेंगे एंड मैनी अदर थिंग्स लाइक आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको इन्वायरमेंट पूरा नया सेटअप करना पड़े। देन लास्ट इज डैमेज रेपुटेशन। तो डैमेज रेपुटेशन यानी कि अगर सपोज ये जो आपका डेटा ब्रीच हुआ या ये आपके ऊपर जो अटैक हुआ वो कहीं ना कहीं मार्केट में ओपन अप होता है कि भाई सो एंड सो कंपनी है अंडरगॉन थ्रू सो एंड सो साइबर सिक्योरिटी अटैक। तो वहां पे वो होता है कि ट्रस्ट लॉस होता है लाइक शेयर प्राइस डायरेक्टली कम हो सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइक इट टोटली रिलेटेड टू फाइनेंशियल एंड रिस्पेक्ट। लास्ट इज मिटिगेशन। मिटिगेशन में तीन स्टेप्स है तीन कंडीशंस आपको फुलफिल करने हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। जैसे मैंने बोला कि दो वर्जन से कॉम्प्रोमाइज तो आपको वो यूज नहीं करना उनके अपडेट वर्जन या पैच वर्जन जो है वो यूज करें। उसके बाद सेकंड स्टेप इज सप्लाई चेन सिक्योरिटी। जो आपका चेन सप्लाई चेन को आपको सिक्योर करना है और अदर कोई सिक्योरिटी मेजर यूज करो बट आपको उसको सिक्योर रखना है ताकि आपके इसमें ऐसे अटैक्स ना हो। Then third is vulnerability management. Vulnerability management basically states that कि भाई proper VAPT processes like quarterly या eventually आप VAPT processes कराते रहो proper अगर VAPT के बाद उसके जो भी reputation या recommendation आ रहा है आपकी VAPT कंपनी से उसको आप proper fulfill करो patches को setup करो etc etc. Then that's it guys. Thank you for listening me. Thank you. तो हेलो गाइस, आई होप आपने जो आज की हमारी वल्नरेबिलिटी थी, हमारा प्रेजेंटेशन था, वो आपने लाइक किया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबिलिटी सीखने के लिए आप हर वीक हमें सेम हमारी जो चैनल है की आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो एट सेम टाइम 6 o'clock एंड दिस इज द स्कैनर फॉर योर सर्टिफिकेशन। जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो स्कैन कर सकते हैं फॉर द सर्टिफिकेशन।